हेलो एंड वेलकम। और ये दूसरा लिंक है। हमारा पिछला जो लिंक था वो हो गया फेल, उसने काम नहीं किया। तो ये नया लिंक मैं अभी शेयर करता हूँ सभी के साथ। तो इस लिंक पे हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में और स्कॉलरशिप की लास्ट डेट के बारे में और क्यों दिक्कत आ रही है बच्चों को भरने में और वेरिफिकेशन टीम को क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसको मैं भी दूसरा लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। तो हमारा पुराना जो है काम नहीं करा उसने, वो लाइव स्ट्रीम हो सकता है कि लेट होने की वजह से वो नहीं चली। तो मैं नया लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। और ये हम नया लिंक यहाँ पे व्हाट्सएप खुला है, यस ऑफ कोर्स, यहाँ से कर देते हैं इसको कॉपी लिंक। और यहाँ से मैं तो ये अभी एक ग्रुप में शेयर हुआ है और वहाँ से दूसरे ग्रुप्स में कर देते हैं। अभी 2 मिनट लगेंगे हमें इस काम को करने में। और इसको यहाँ से डिलीट किया जाए फॉर एवरीवन। और ये लिंक शेयर किया जाता है दूसरे ग्रुप्स में भी। तो आप स्टे ट्यून्ड। पेशेंस, थोड़ा सा मेरे को भी काफ़ी टाइम इसमें लग गया मेंटेन करने में। वो चली नहीं काफ़ी देर तक, सोचा मैं नेट खराब होगा, नेट गड़बड़ चल रहा होगा, नेट इज़ ओके। तो यहीं पे कुछ सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ रही होगी। तो मैं भी टेस्टिंग के लिए अपने एक दो पे चेक कर लेता हूँ। यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये भी जरूरी है। यहाँ पर ये चल रहा है, कमिंग, लाइव स्ट्रीम इज कमिंग। तो जस्ट थोड़ी देर के लिए वेट करें। यस, आई एम बैक। चलिए जी, अब इसमें यही था कि भाई हम लोग क्या बाकी डिपार्टमेंट से पीछे चल रहे हैं? ऐसा नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट्स भी हमारे लेवल पे ही हैं, वो भी है ना, काफ़ी का मैंने डाटा देखा है। तो वो भी हमारे लेवल पर ही हैं। और अब इसको चेक करते हैं हम कि भाई हम कहाँ पे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स कहाँ पर हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स को तो चलो खैर क्या लेना हमने, वो जहाँ पर भी हों। हम कहाँ पर हैं उसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, स्ट्रीम के बारे में भी। और ये हमारा चलो आ ही जाएगा। तो काफ़ी लोग बीच में से आते हैं और चले जाते हैं छोड़ के। तो
ऐसा ना करें, लाइव इस पे रहें और काफ़ी वैल्यूएबल इसमें जानकारी सभी के लिए रहेगी। और जितना ज़्यादा इसको लास्ट तक आप लोग देखेंगे उतना ही ये ठीक रहेगा। और इस पर हम डिस्कस करेंगे कि हम INO लेवल के लोग भी अगर कहीं पे हों तो वो भी इसको देख लें ज़रूर। अगर INO और DO भी हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है देखना। ज़रूरी इन द सेंस कि हम लोग कुछ इसमें शेयर कर सकें अपनी वैल्यूज़, जो हम काम कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज़ क्या कहें, कुछ जो भी कोई जानकारी हमारी साझा जानकारी है तो वो हम कर सकते हैं। INO और DO भी देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बच्चे तो देखें ही देखें, DO भी देख लें इसको, है ना। तो ये हो गया जी। और कहाँ पे, चलो खैर बहुत है, इतने लोग भी, 2-4 लोग भी देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें जो मैंने इसमें कुछ रखा है, एक तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि हमें लास्ट डेट के बारे में पता हो। लास्ट डेट है 28 तारीख। ये नॉट ओनली कि हमें जो वेरीफाइंग टीम है, जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ही पता हो, मेनली तो बच्चों को पता हो कि 28 तारीख जो है लास्ट डेट है। और 28 के बाद क्या रहेगा, डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ये किसी को नहीं पता। और NSP पे जैसा सुनने में आया है कि डेट नहीं बढ़ाते ये लोग, और बढ़ाएंगे भी तो बहुत कम बढ़ाएंगे। जैसे हर छात्रवृत्ति पर तो काफ़ी लंबा लंबा टाइम तक चलता रहा। तो इसमें हम जो हरियाणा गवर्नमेंट की भी डायरेक्शंस हैं और हमारी भी जो डिपार्टमेंटल जो मीटिंग्स हुई हैं, जो आपके हमारे डायरेक्टर लेवल की या हमारे जो स्टेट लेवल की जो मीटिंग्स हुई हैं, उन सभी में एक बात जो बार बार आ रही थी वो यही थी कि भाई इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए। तो प्रचार के लिए तो देखो न्यूज़ मीडिया है, जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था जो DC कुरुक्षेत्र ने एक न्यूज़ लगवाई थी परसों चीफ सेक्रेटरी की VC के बाद। और हम लोग काफ़ी आपके इस पे फेसबुक पे भी, और काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब के माध्यम से भी, और फेसबुक तो है ही है खैर, है ना, और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप सभी ने की होगी खैर, जो भी कंसर्न DOs हैं, कंसर्न इंस्टीट्यूट्स हैं, INOs हैं, वो अपने अपने कॉलेज पे अपने अपने स्तर पर ज़रूर इस काम को कर पा रहे होंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम कुछ जो वीडियोस हैं उसको शेयर करें बच्चों के साथ। और काफ़ी सारी वीडियो मैंने इस चैनल पे ये भी अपलोड की थी कि भाई किस तरह से फॉर्म भरने हैं, किस तरह से क्या काम करना है, ये सारा हमने इस पर अपलोड कर रखा था। और पूरा डिटेल्ड थी वीडियो सारी की सारी, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, किस तरह से क्या चीज़ कहाँ पे मिलेगी, वो सारा का सारा इसमें आ रहा था। तो अगर आ रहा है तो अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो गलतियां बच्चों ने कम की होंगी, और अगर जिसने नहीं देखी होगी तो उसका तो क्या कह सकते हैं भाई। देखो ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर ही नहीं सकते कि आप चाह के जी फलानी वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो वो तो है ही नहीं खैर पॉसिबिलिटी कि किसी को के साथ ज़बरदस्ती की जाए कि आप वीडियो देखें जी हमारी, है ना। वो तो एक उस बात को छोड़ ही दें। चलिएगा जी, हम अपने काम के बाद जो है मुद्दे की बात पे आते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि भाई लास्ट तारीख जो 28 तारीख आ रही है, और इसको करने के लिए, इस डेडलाइन को करने के लिए, अचीव करने के लिए कि हमारा जो टारगेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएँ टाइम से, और फिर उसके बाद हम लोग उसको वेरीफाई कर सकें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमें कुछ केसेस वैसे ही करने पड़े कुछ चीज़ों को इग्नोर करके। अभी तो टाइम है कि हम बच्चों से ठीक करवा सकते हैं वापस भेजकर। और आज तक की जो मीटिंग्स भी मैंने भी अटेंड की है, आप सभी लोगों ने अटेंड की, उसमें सरकार का जो पर्पज़ है
जो एनरोलमेंट रेशो है एससी बीसी की, वो नेशनल जो एनरोलमेंट रेशो है स्टूडेंट्स की, वो कम है उससे, नेशनल से एससी स्टूडेंट्स की। तो उसी के लिए यही होता है कि भी ये लोग एससी बीसी लोग जो मतलब समझेंगे पैसे की कमी से कोई पिछड़े ना, जो एजुकेशन के लिहाज से पैसे की वजह से ना पिछड़े, तो उसी की पूर्ति के लिए स्कॉलरशिप चलाई गई हैं सरकार द्वारा। और समय समय पर इसमें स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप सारी चलती रहती हैं। तो इसमें बात ये चलती है कि भी एक टाइम में बच्चा एक स्कॉलरशिप भरेगा। तो यहाँ पर हमारी जो बात चल रही थी, एनएसपी स्कॉलरशिप है दो तरह की, जो जिस पे हम बात करेंगे आज। एक तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स है, और दूसरी है ओबीसी, ईबीसी एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए है। तो ये दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, वन फॉर एससी स्टूडेंट्स और वन फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो दोनों में चलो वो अमाउंट अलग अलग हैं, किस में क्या मिलना है वो एक अलग व्यवस्था की बात है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो डाटा था उससे हम इस टाइम काफ़ी पीछे हैं। आईएनओ लेवल पे काफ़ी पेंडेंसी है, और उसके बाद डीओ लेवल पे भी हैं। इसमें जो ये चलो जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये टर्मिनोलॉजी समझा रही होगी, आईएनओ, डीओ, डीएनओ एंड देन एसएनओ, तीन तरह के जो लेवल हैं। तो तीसरे पे तो चलो खैर अभी टाइम है, तीसरे के दूसरे लेवल के लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है डीओ लेवल के लिए। तो उनको थोड़ा सा, अगर आईएनओ से नहीं आएगा तो डीएनओ भी क्या करेगा बेचारा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये देखा है, भाई हम लोग जैसे सरकारी नौकरी में हैं, तो हम और आप भी क्या एक तरह से सरकार के ही अंग हैं। और सरकार क्या चाहती है कि भी सभी बच्चों को, जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, जो एलिजिबल छात्र हैं, उनको स्कॉलरशिप मिले। और उस पर्पज़ के लिए क्या है, सरकार जो चाह रही है, सरकारी लोगों को वो काम करना चाहिए। सरकार चाहती है कि इसका पूरा प्रचार प्रसार हो। तो हम लोग जैसे सरकारी नौकरी में हैं या आप लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो इसका पूरा प्रचार प्रसार करें। जो भी आपके पास मीडिया चैनल अवेलेबल हों वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो। और दूसरा है कि भाई अगर आप सरकारी नौकरी में भी नहीं हो तब भी आप सरकार ही हो, आप वोटर हैं, इस देश के नागरिक हैं, और ये देश जो है जनता की सरकार है, ये ना जो भी हमारे हैं, तो हम और आप लोग एक तरह से सरकार ही हैं। तो सरकार का, जब हम सरकार में हैं तो अपने ही काम को ढीला क्यों छोड़े भाई हम, तो इसको हम अच्छे तरीके से काम करें और ये सूचना हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें जिसको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए अभी परमार्थ का काम तो ये है, या तो आप अपने खुद की जेब से पैसे लगा के किसी बच्चों को पढ़ा दीजिएगा ज़रूरतमंद को। अगर आप उस कैपेसिटी में नहीं हैं तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, सरकार ने स्कॉलरशिप चला रखी है, तो स्कॉलरशिप की प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा काम करें। ठीक है जी। तो अभी एक दो बच्चों को तो चलो कोई भी पढ़ा सकता है, इन मास देश के विकास के लिए सभी लोग जो हैं सक्षम हों, पढ़े लिखे हों, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्कॉलरशिप पे जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, उन सभी को स्कॉलरशिप दिलवाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, आधी जनता अगर अनपढ़ रहेगी तो देश जो है पिछड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उसी के लिए आप थोड़ा सा बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम दो तरह की स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। पीएमएसएससी हरियाणा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए है, और पीएम यशस्वी, मैं विद्यार्थी यूज करूँगा यहाँ, बच्चे तो कोई भी हो सकते हैं, विद्यार्थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। तो ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, दिस इज़ फॉर दी स्टूडेंट्स ओनली। और दूसरी है पीएम यशस्वी, हरियाणा के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, या फिर डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, घुमंतु जाति के, घुमंतु कबीले के जो लोग हैं, उनके लिए इस तरह की ये स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, ताकि पैसे की कमी की वजह से कोई भी स्टूडेंट्स अनपढ़ या मतलब इस तरह का कोई उसकी स्टडी बाधित ना हो। आई मीन टू से कि उसकी सिर्फ इसी कारण से कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो पढ़ाई से वंचित रह गया, ऐसा ना हो। तो चलिए ये चीज़ होगी। तो इसके लिए संस्थानों के लिए भी कुछ योग्यता निर्धारित की गई। हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे।
संस्थानों के लिए योग्यता क्या है अभी? एक तो वो धरती पर अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई वो हो ही ना, कहीं भी कागजों कागजों में हो। तो वो अवेलेबल संस्थान जो है एग्जिस्ट करना होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग हो कहीं पे भी। कोई ऐसा ना हो कि कागज़ पे ही कहीं एक मकान में चल रहा हो, ऐसे ही ऐसा ना हो। और संस्थान मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, उसको स्टेट से, सेंटर से, जो भी उसका केस हो वहाँ से मान्यता प्राप्त हो। और संबंधित गवर्निंग एजेंसीज हैं, जैसे कि AICT है, कोई अगर टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंडर जो कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, और आपका जो BTech के कोर्सेज हैं, MTech कोर्सेज हैं, या फिर जो आपके पास आर्किटेक्चर के कोर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ एजेंसीज हैं, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेडिकल कोर्सेज हैं, या आपके जो फार्मेसी के PCI का है, आर्किटेक्चर कोआ से है, इस तरह की एजेंसीज से जो कोर्सेज हैं अप्रूव्ड कोर्सेज होने चाहिए। किसी भी अनअप्रूव्ड कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे पहला जो कंडीशंस हैं इंस्टीट्यूट के होने के लिए, या वो स्कॉलरशिप उसके स्टूडेंट्स को तभी मिल सकती है ये जब वो AICT, MCI, कोआ, PCI किसी भी एजेंसी से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए वो। दूसरा क्या है कि किसी भी परीक्षा के संचालन के लिए किसी यूनिवर्सिटी, या आप कह लो इससे मान्यता, क्या कहें इसको हम आगे, और जैसे कोई बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी से भी वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हमारा HSCBT बोर्ड है, इस तरह से उससे हो। ITI का ऐसे वो बोर्ड है कोई, उससे मान्यता प्राप्त हो। तो ITI भी मैंने लिखने, ITI भी है कि ना, ITI भी हमारी जो संस्थाएं हैं वो, उनके लिए भी कोर्सेज हैं, मतलब ये स्कॉलरशिप्स हैं। ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं, और फार्मेसी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, सभी के लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। तो जो भी उनका परीक्षा संचालन का काम करता है उनसे वो मान्यता प्राप्त हो। तो मान्यता प्राप्त, इसको हम जैसे बोलते हैं एफिलिएशन, है ना, एफिलिएशन, एफिलिएटेड किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से वो एफिलिएटेड हो, तो ये एक चीज़ होगी। और दूसरा हम बात करें तो स्ट्रीम पे अभी लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो जुड़ लेंगे। एक्चुअली ये लिंक की वजह से गड़बड़ होगी ना, लिंक पहला फेल हो गया, दूसरा है ये, तो कुछ हो सकता है उसी को देख रहे हो अभी तक कि उस पर नहीं आया। तो ये नया लिंक है, तो इस पे देखें बच्चे, नया लिंक है, और ये नया लिंक पे ही आप लोग जाइए और इसको देखें, क्योंकि देखिए लाइव होने के बाद ये बहुत देर बाद तक आएगी नहीं फिर इसमें। कुरुक्षेत्र के भी जो मेरे अंडर हैं कॉलेजेस, वो भी नहीं आ रहे अभी। तो जुड़ना ज़रूरी है, तभी वो काम जो है टाइम पे हो पाएगा। और ये ज्वाइन करेंगे तभी बात बनेगी कुछ। तो इसको ज्वाइन कराने के लिए तो पर्सनली इन्फॉर्मेशन तो क्या भेजी जाए। तो चलिएगा, हमने जो काम करना था ये हम लोग कर ही रहे हैं, पर आप इंस्टीट्यूट्स को भी काम कर लेना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें और टाइम पे सारी स्कॉलरशिप भरवा लें, तभी कुछ बात बनने के चांसेस रहेंगे कि हमारा जो काम है 28 फरवरी तक अटके ना। अगर आपको लगता है कि भी हम बिना बच्चों को बताए और इसको टाइम पे करवा लेंगे, तो ठीक है, मत बताओ किसी को और बैठे रहो, और फिर वही बात रहेगी कि फिर रात को देर देर तक जाग के इस काम को करना पड़ेगा।
इससे बेटर है कि आप लोग इसको देखें टाइम से। इस काम को स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स, है ना, ये सब सुनी हुई कहावत सभी ने। तो भी रात को जागना ना पड़े, अभी से इस पे थोड़ा सा एक्शन ले लिया जाए और बच्चों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरवाएं, तभी जो है कार्य आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज लटका रहेगा मामला। चलिए अभी शुरू करते हैं, हम देखते हैं कुछ बच्चे और आते नहीं। बच्चों के लिए ज़रूरी था एक्चुअली, बच्चों को बताना, बच्चों तक इसकी पहुंच होना ज़रूरी थी, और वो आप लोग ही भेज पाएंगे। और यहाँ से मैं खाली अपना राग गा के चला जाऊँ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं बच्चों के आने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर बच्चे भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं टाइम से। तो उसको हम थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी देर है, 5-7 मिनट का वेट तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अभी इंस्टीट्यूट्स के लिए हमने क्या बात की थी कि वो मान्यता प्राप्त हो, और इनसे जो AICTE जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जिनसे मान्यता प्राप्त हो। AICTE मतलब कि जब भी किसी INO को, किसी भी DO को, किसी कॉलेज के बच्चों की स्कॉलरशिप अप्रूव करनी है तो उसके बारे में ये पहले से इन्फॉर्मेशन उसके पास हो कि ये भी जो फलां कॉलेज है ये इस तरह से अप्रूव्ड है, इसके कोर्सेज, कॉलेज भी मान्यता प्राप्त हो, कोर्सेज भी अप्रूव्ड हों। और ये जो इसके जो कोर्सेज हैं या जो कॉलेज है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से या किसी न किसी बोर्ड से संबद्ध होना चाहिए, ताकि उसके जो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडीज़ जो है वो इस काम को, मतलब एग्ज़ाम भी होना ज़रूरी है। देखिए इसमें जो स्कॉलरशिप में जो बात आती है कि हमारा जो कोर्सेज है वो कंटिन्यूटी वाला कोर्स है, जैसे, है ना। और कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि एक साल से दूसरे साल में तभी जाएगा जब पेपर दे पाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ बात सुनने में आ रही है कि हमारे जो कुछ कोर्सेज हैं, हमारे कुछ कोर्सेज जो हैं बी फार्मा के, वो बच्चे प्रमोट नहीं हो रहे हैं, उनका कुछ एग्ज़ाम का आगे पीछे का चक्कर हो रहा है कुछ। तो चलिए, अगर ऐसी बात है तो उसको संबंध जो विभाग हैं देख लेंगे उसको। तो एक हो गया AICTE से, दूसरा है बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और तीसरा है उसका फी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट की फी स्ट्रक्चर कमेटी से, स्टेट फी कमेटी से अनुमोदित होना जरूरी है। अनुमोदित होगा तभी बात बनेगी। स्टेट फी कमेटी से अनुमोदित भी होना चाहिए। और एडमिशन ऐसा ना हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए गए हों, एडमिशन के लिए ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया हो। एडमिशन के लिए ड्यू प्रोसेस मतलब मेरिट वाइज एडमिशन दिए गए हों। ठीक है जी, ये बात होगी। और किसी भी मैनेजमेंट कोटे की सीट पर अगर एडमिशन है और उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो वो स्कॉलरशिप उस बच्चे को नहीं मिल सकती। तो मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए एडमिशन नहीं है। जो दूसरी ओपन सीट्स हैं, जनरल जो भी सीट्स हैं अदर दैन दी मैनेजमेंट, उसके ऊपर जो भी एडमिशन होंगे उन्हीं को मिलेगी। मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। तो ये तो इंस्टीट्यूट्स के लिए थे। इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है, धरा पर अवेलेबल हो धरती पर, है ना भाई। कागज़ों में कैसा ना हो, कागज़ों में हो खाली बस वो। ठीक है, ये हो गया। और ये 4 चीज़ें उसकी मैंने बता दी, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो चलो खैर क्या है भाई, स्टाफ है नहीं है वो हमारे प्रीव्यू की बात नहीं है। तो अगला है स्टूडेंट्स के लिए योग्यता क्या है, कौन लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट फॉलो तो यही बात है कि स्टूडेंट्स के लिए है, ये मैंने ऊपर स्टूडेंट्स लिखा है इसमें। तो स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट होना ज़रूरी है, उसका एडमिशन हो उस कॉलेज में, जिस कॉलेज से भी वो अप्लाई कर रहा है, रोल पे हो, उसका अटेंडेंस हो वहाँ पे, ठीक है, पेपर दे रहा हो वो, ये सारी चीज़ें। तो मोटी मोटी जो बात करें, हरियाणा राज्य का निवासी हो वो, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना जो है ये नहीं हो पाएगा। दूसरा,
बात करें हम, फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख तक की हो, इससे ज़्यादा के इनकम अगर इस फैमिली की है, किसी फैमिली की, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख तक ही हो, ठीक है, 2.5 लाख या उससे कम। तो ये बात आ गई किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान का विद्यार्थी हो। कंटिन्यूटी ऑफ कोर्स की बात करते हैं इसमें हम, ऐसा नहीं कोई ड्रॉप आउट हो गया तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर उसने स्कॉलरशिप भर भी दी है, अगर वो ड्रॉप आउट कर गया तो उसको स्कॉलरशिप जो संबंधित जो कॉलेज है वो इन्फॉर्म करेगा कि इस बच्चे ने कोर्स छोड़ दिया है, इसको स्कॉलरशिप ना दी जाए, ठीक है। मतलब वो कह लें कि भी डिसबर्स होने से पहले तक बता दे कि ये बच्चा छोड़ गया है। और अगर अनुसूचित जाति या जो भी, अगर जिस तरह की भी स्कॉलरशिप है उसकी, बीसी के लिए तो बीसी का सर्टिफिकेट हो। तो यहाँ पे मैंने ये 5 नंबर पे अनुसूचित जाति लिख दिया, तो इसमें मतलब संबंधित जाति होना चाहिए था यहाँ पे, तो अनुसूचित जाति समझ लो उसको, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। क्लास में उपस्थिति कम से कम 75% होना जरूरी है, इससे कम का अगर कोई होगा तो उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उसको। तो ये भी आप ध्यान रखें, कम से कम अनुपस्थिति हो बच्चे की और मैक्सिमम क्लास लगाए बच्चा। ऐसा ना हो घर बैठा रहे और फिर उसको स्कॉलरशिप दिलवा दो आप, ऐसा नहीं है। क्लास में उसकी उपस्थिति कम से कम 75% होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग या इकोनॉमिकली बैकवर्ड और डिनोटिफाइड ट्राइब, इसमें इसके लिए भी स्कॉलरशिप है जो है PM यशस्वी स्कॉलरशिप। तो इसके लिए भी जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब की ज़रूरत है ये। और इन सभी स्कॉलरशिप्स में एक बात जो सबसे मेन है वो है कि बच्चा एक टाइम में एक तरह की स्कॉलरशिप के लिए ही एलिजिबल है। एक टाइम में एक तरह की ही, मतलब एक ही स्कॉलरशिप ले सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक स्कॉलरशिप आती है लड़कियों के लिए, कुछ स्कॉलरशिप्स, और तो वो अगर उन्होंने वो ले रखी है तो दूसरी स्कॉलरशिप अप्लाई ना करें वो। या हम मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप देते हैं, वो अगर बच्चा वो ले रहा है तो इसमें वो एलिजिबल नहीं रहेगा, या तो ये ले ले या वो ले ले, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट जहाँ पे है वो स्कॉलरशिप ले ले, वो जिसमें उसको मैक्सिमम पैसा मिलता हो तो वो ले सकता है वो। तो दूसरी बात है इसमें, एक तरह की और स्कॉलरशिप आती है यहाँ पे, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट भी एक स्कॉलरशिप देता है हमारे यहाँ पे। तो उस तरह की अगर वो स्कॉलरशिप बच्चा अप्लाई कर रहा है तो वो NSP पे स्कॉलरशिप के लिए इस PMSC और PMS यशस्वी के लिए अप्लाई ना करे, तो मैक्सिमम एक टाइम में एक ही स्कॉलरशिप ले सकता है। वो अलग बात है कि इस साल क्या ली उसने, नेक्स्ट ईयर क्या ले रहा है वो, है ना। तो एक साल में एक तरह की ही स्कॉलरशिप के लिए बच्चा एलिजिबल रहेगा। PM यशस्वी के लिए एक जो गाइडलाइंस है उसमें ये किसी परिवार से अधिकतम 2 लड़कों के लिए ही ये स्कॉलरशिप है। PM यशस्वी, OBC के बच्चे जो भर रहे हैं वो ध्यान दें, PM यशस्वी स्कॉलरशिप सिर्फ मतलब है दोनों के लिए, लड़का और लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए कोई सीमा नहीं है, अगर एक परिवार में 4 लड़कियां भी ले रही हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं, तीनों ही स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उसमें तीनों को नहीं मिलेगी, किन्हीं 2 को मिल सकती है। अगर वो ऐसा है केस, फैमिली जो INO वेरीफाई कर रहे हैं, तो INO इसको देख लें एक बार, INO इसको एक बार देख लें, तो उससे क्या होगा कि वो उनकी फैमिली आईडी चेक कर लें, फैमिली आईडी चेक करके देख लें कि उसमें कितने लड़के हैं। अगर 2 ही हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, फिर आप उनसे पेरेंट से सर्टिफिकेट, एक डिक्लेरेशन आप ले सकते हो, ठीक है जी, कि हम सिर्फ 2 ही बच्चे ये स्कॉलरशिप ले। जैसे प्रगति में है, प्रगति लड़कियों की जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ 2 लड़कियों के लिए है ना,
वो लड़कियों के लिए सीमा निर्धारित है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है लड़कों के लिए सीमा निर्धारित है। ओबीसी वाली केस जो है, एससी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एससी स्कॉलरशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम कह लो, जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था है इसमें। तो ये चीज़ थी। दूसरा, ज़्यादा और जानकारी के लिए आप एनएसपी पोर्टल को ज़रूर विजिट करें। ठीक है जी। ये तो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि भाई हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं इसमें, है ना। ये इन्फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं ये भी हमने भी वहीं से ली है, या जो हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमने ये गैदर की है। तो ये कुछ जानकारी थी इसमें। 2.5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट, और वो भी अभी बात करेंगे किस तरह का इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिएगी, अटेंडेंस 75% हो। ये कुछ हमने इस पर बात कर ली। अब आते हैं कि क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। और सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको एनएसपी का पोर्टल विजिट करना है। सबसे पहली बात तो यही है। वेट फॉर मिनट। तो एनएसपी का पोर्टल विजिट करें सारे। तो उस पोर्टल पे जाएं, और जो सबसे पहली बात है बच्चों के लिए, वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की बात थी। और ये हमने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बताए हैं। शुरू में OTR और बायो ऑथेंटिकेशन करना है आपको। तो ये आप बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। आप साइट पे जाएं और जो सारा जो जैसे स्टेप 1 बाय 1 स्टेप हो रहे हैं वो आप लोग कर लें। और 1-2 आपको ऐप अपने मोबाइल में अपलोड करने हैं, वहाँ से बायो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, है ना। आधार, फेस ID इस तरह का। और एनएसपी का ये जो ऐप है ये आपको अपलोड करने हैं वहाँ पर। तो ये कर लेंगे। तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बेसिक तो यही है अभी आपका हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट हो आपके पास, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंडीशन यही है कि ये हरियाणा के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स के लिए, है ना। बच्चे फिर नहीं में कहते हैं इसको, हरियाणा के स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए है, हर एक बच्चे के लिए नहीं है। हरियाणा के स्टूडेंट्स हों, मतलब निवासी हरियाणा के हों, स्टूडेंट जो हैं वो निवासी हरियाणा के हों, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो। और यहाँ पे बच्चे अपलोड करने में थोड़ी बहुत गलती क्या करते हैं कि वो घर से कोई सा भी उठा के ले आते हैं, वो उसको चढ़ा देते हैं। आपको अपना हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, स्टूडेंट स्पेसिफिक है, वो स्टूडेंट का ही हो, है ना। तो ये हर एक का आदमी का सर्टिफिकेट इशू होता है हरियाणा रेजिडेंस। तो आपने अपने नाम वाला, जिसमें आपका नाम हो, फिर आपके पिता का नाम हो, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करवाना है इसमें। तो हो गया ये हरियाणा का रेजिडेंस का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अपलोड करना है फीस की स्लिप, जो आपने फ़ीस कटवाई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जब भी जो भी आपका सेमेस्टर है। फर्स्ट अभी जैसे 25-26 के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर में जो स्लिप कटी थी वो आप लोग अप्लाई कर दें, वो अपलोड करें उसमें। उसके बाद आपको अपलोड करना है पिता का इनकम सर्टिफिकेट, जो 2.5 लाख या उससे कम का हो। इनकम सर्टिफिकेट कर देंगे। उसके बाद आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लास्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या थी वो अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा गड़बड़ सी करते हैं। वो क्या ऐसा समझते हैं कि भी लास्ट का मतलब क्या है कि जैसे उसने +2 करी है, मान लीजिएगा बच्चा अभी भी 3rd सेमेस्टर में है, तो उसका वो +2 का ही चढ़ा रहे हैं, फिर बीच का कैसे वेरीफाई करें हम भी, बीच में 1 साल में क्या किया उसने, है ना। तो उसके लिए आप +2 बेशक चढ़ा दो, बट स्टिल साथ में वो भी चढ़ा दो भाई, जो आपका जो बच्चे ने 2nd सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर की DMC हो, और 2nd सेमेस्टर का उसने जो अटेंडेंस
जो बच्चे की हो एग्ज़ाम की, वो आपने उसमें अपलोड कर देनी है, ठीक है। या रिज़ल्ट आ गया हो, जैसे अभी तो बहुत लेट हो गए, थर्ड सेमेस्टर अभी आपका कौन सा चल रहा होगा, ये हम बात करें इसमें इवन सेमेस्टर आ गया ना, तो ओड सेमेस्टर के एडमिशन होते हैं, तो इवन सेमेस्टर आ गया, एक सेमेस्टर और चला गया आपका। तो ये जो भी अवेलेबल हो लेटेस्ट सर्टिफिकेट वो भी साथ में चढ़वा दें, अगर आपको 12वीं का ही चढ़वाना है तो हमें चेक करना होता है कि बच्चा कंटिन्यूस है स्टडी में या नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट उसका ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो वो चढ़ा दें उसका सर्टिफिकेट। साथ में आपने +2 चढ़ाना है, चढ़ा दो, है ना। तो जो लेटेस्ट जो उसकी सर्टिफिकेशन जो हुआ इशू, सर्टिफिकेट इशू है, वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद भाई ये कास्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, तो कास्ट का सर्टिफिकेट तो चढ़ाना ही पड़ेगा, तो जो भी उसकी जाति का प्रमाण पत्र है वो उसमें अपलोड कर दे, ये भी बच्चे के नाम से ही हो। देखो इनकम सर्टिफिकेट तो पिता के नाम की बात कह रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो आपका बच्चे के नाम का, बच्चे के सेल्फ के नाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें ज़रूरत पड़ती है अटेंडेंस सर्टिफिकेट की, कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि लेस देन 75% अगर अटेंडेंस है तो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूट भी ध्यान दें, तो बच्चों की जो अटेंडेंस है 75% वाला सर्टिफिकेट ही आप उसको इशू करें, या उसकी होनी चाहिए था ना एक्चुअल में ना, मोर देन 75% अटेंडेंस बच्चे की रहनी चाहिए। और उसके बाद करें हम हॉस्टल सर्टिफिकेट, अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल सर्टिफिकेट भी वो अपलोड करे। हॉस्टल सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, या फिर फीस जमा करवा रखी उसने बच्चे ने हॉस्टल की, तो वो भी चल जाएगा। तो उसमें ध्यान ये रखें कि 25-26 का ही हो। वो कई बार हमने इसमें चेक देखा है कि कोई सी भी उठा के चढ़ा देते हैं बच्चे। या तो हॉस्टल सर्टिफिकेट करे लेटेस्ट अपलोड, या उसमें फ़ीस अगर उसने पे कर रखी है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो फीस का भी अपलोड कर सकते, दोनों ही चल जाएंगे। फिर बात आती है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो फीस स्ट्रक्चर कॉलेज जिस जो फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसमें जो बच्चे को मिल क्या सकता है, जैसे एससी में तो आपको 4 कंपोनेंट मिलेंगे उसके। क्या क्या? एक तो मिलेगा ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फंड, स्टूडेंट फंड और एग्ज़ाम फीस जो एक्चुअल पे चल रही होगी, ठीक है। ये बढ़ती रहती है, डायनामिक है, जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, तो ना डायनामिक तो फीस स्ट्रक्चर भी है, पर वो उसमें इतना नहीं है कि इतना जल्दी जल्दी बढ़ेगा वो। तो जैसे भी बढ़े घटे जो भी है, मतलब एक्चुअल चाहिए आपको उसी साल का। 25-26 है तो 25-26 का फीस स्ट्रक्चर आपको चाहिएगा। हाँ, ये 25-26 से मुझे कुछ ध्यान आया है, इनकम सर्टिफिकेट के विषय में थोड़ी सी भ्रांति है लोगों में कि आपको लेटेस्ट ही चाहिए। लेटेस्ट उसके लिए ईयर ऑफ एडमिशन वाला चाहिए आपको। जैसे अभी 25-26 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उसमें 25-26 का ही चलेगा। और कोई बच्चा 24-25 का सेकंड ईयर का है तो उसका वैसे अगर नया दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पिछला भी चल सकता है, पिछला भी चलेगा। चल क्या सकता है, चलेगा वो पिछला भी, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप गाइडलाइंस में कि अगर कोई कोर्स ऐसा है कि उसमें मोर देन 1 ईयर का कोर्स है, जैसे 1 साल का तो हो गया, चलो बात खत्म होगी वहीं पे। अगर 1 से ज़्यादा साल का है तो आपको सिर्फ उसका फर्स्ट टाइम का सर्टिफिकेट ही वैलिड समझना है। तो जो भी इनकम सर्टिफिकेट उसका है, जो इनकम उसमें आई थी वो चल जाएगी, ये बात होगी। और इसमें वही बात है कि पिता का इनकम सर्टिफिकेट हम लोग इसमें सर्टिफाई करते हैं, कि भी वेरीफाई करते हैं कि पिता की इनकम इतनी है। मतलब जैसे फैमिली इनकम बोलते हैं तो उसमें पिता का ही ज़्यादातर आएगा। बेशक मदर भी कमा रही हो तो वो मदर भी कमा रही होगी तो फिर तो वो 2.5 लाख से ऊपर ही पहुँच जाएगा, दोनों ही कमा रहे होंगे तो ना। तो चलिए खैर ये बात होगी, पिता का इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और उसके बाद अटेंडेंस, ये सारे 10वीं लास्ट क्वालिफिकेशन, 12वीं का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, हॉस्टल सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर ये बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं अनाप शनाप फीसें लेके चढ़ा देते हैं। उसमें आप कोशिश करें कि आपका जो सर्टिफिकेट जो लेटर आया हुआ है उसी की एक PDF बच्चों को दे दें, है ना। उस पर अपनी कॉलेज की स्टैम्प मार के अपने लेटर हेड पे देने की बजाय,
चलो इस बार तो इस तरह से हो गया ये। अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग इसको ध्यान रखें, जो आपको लेटर मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ का उसको अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग भी फिर कॉलेज से मांगते रहते हैं, तो वो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर उसमें, तो वही चल जाएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, ये एक थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। और आईएनओ को स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें कि इनकम सर्टिफिकेट केवल पिता का ही चलेगा। ये क्या है, दुर्भाग्यवश अगर पिता नहीं है या सिंगल मदर या डिवोर्स्ड मदर का केस है तो उस अवस्था में पिता का डेथ सर्टिफिकेट ये माता के सर्टिफिकेट के साथ आप अपलोड कर दें बच्चे। और आईएनओ को भी ये चेक करना अच्छी तरीके से, कोर्ट का डिसीजन या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो इस सत्य को पुख्ता करे कि भी पिता का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, तो उस केस में जो मैंने बताया आपको, ये इनकम सर्टिफिकेट, मदर का इनकम सर्टिफिकेट और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये दिखाने के लिए कि भी माता का ही अवेलेबल है और कुछ नहीं है, तो उस केस में आपको एक सिंगल पीडीएफ में जो डेथ सर्टिफिकेट या डिवोर्स का जो भी केस आया हो, नोट जो भी कोर्ट का डिसीजन हो, वो आपको अपलोड करना है। तो कोई भी इसमें कोई हेराफेरी की बात नहीं है, कोई हेराफेरी करने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो किसी भी लेवल पर अगर ये पता चलता है कि आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, या जैसे कई बार चल रहा है ना, बहुत सारे भी लोग अलग फैमिली आईडी बना के, और अगर पिता जो है अच्छी नौकरी पे है या कोई अच्छा बिजनेस है, उसको भी इनकम ना आए और फैमिली आइडियल अलग बना ली, तो अपना इनकम सर्टिफिकेट ले आते हैं वो, तो उस केस में भी जो स्कॉलरशिप है नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग जो है इसमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं कि बच्चे का सेल्फ का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अब जैसे मेरे ख्याल से 23-24 का केस है कि 22-23 का, 21-22 का शायद केस है, वो कोई बच्चा था जैसे हमारे इधर स्काइट में ही था, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। तो वो बच्चे के पिता को पता नहीं क्या था, वो नाराज़ था अपने बेटे से, उसने उसको सर्टिफिकेट दिया नहीं। अल्टीमेटली इस बच्चे को छोड़ के जाना पड़ा। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं कभी, है ना। बच्चे को उसने अपना सर्टिफिकेट ही नहीं दिया फादर ने स्कॉलरशिप के लिए। किस बात पे नाराज़ था, वो बच्चा अकेला रह रहा था, अपने खुद की कर रहा था, तो कोई आया नहीं गॉड फादर बन के उसका कोई। मेरे को तो अभी पता चला जब मैं दोबारा से भी गया था कि वो बच्चा छोड़ गया था ऐसे। तो खैर इंस्टीट्यूट भी अभी बेचारे तो खुद ही फाइनेंशियली क्रंच हैं, नहीं तो 2-4 बच्चों को तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं इंस्टीट्यूट, है ना। 2-4 तो चलो आज की डेट में एक को भी नहीं अफोर्ड कर सकते फिर, वरना जब फीस नहीं मिलेगी तो पहले तो चलो थे अच्छे खासे कॉलेज चल रहे थे तो कर भी देते होंगे शायद ऐसा। तो बच्चा छोड़ के चला गया केस अपना कोर्स बीच में, और उसका रह गया फिर काम, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई उसकी वजह से। तो खैर कुछ और, एनीवेज इसको जाने देते हैं बात को यहीं पे, अगला काम चलते हैं हम। तो अभी बीच की बात ये हो सकती है, कुछ ऐसा है जैसे किसी ने अपनी फैमिली आईडी बना ली इस तरह से, तो उसमें अपने पिता का ज़रूर देखना फिर। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि भी पिता और पुत्र की जो आईडी है, फैमिली आईडी अलग अलग है, तो उस केस में आईएनओ क्या कर सकता है कि उन दोनों को ही एक साथ अपलोड कर दे और दोनों की फैमिली आईडी भी ले ले, है ना। तो फैमिली आईडी देख लो दोनों की मिला के, अगर 2.5 लाख से कम हो रही हो बस वेल एंड गुड, अगर वो ज़्यादा बन रही है फिर उसको तो फिर नहीं कर पाएंगे उस केस को, है ना, क्योंकि उसको आइडिया अलग अलग होगी ना। या इसमें भी कुछ और भी डिस्कशन हो सकता है इन चीज़ों पे। ऐसा केस आई थिंक मैंने शायद डील किया है, ऐसा केस है ना। तो ये भी दोनों के मिला के वो 2.5 लाख नहीं बन रही थी, तो मैंने उसको कर दिया है। तो सेफ साइड तो यही है ना। अब उसको आईडी नहीं बनानी चाहिए थी, अगर बना ली है तो दोनों की दिखाए वो इनकम, तो दोनों को जोड़ के हम 2.5 लाख का, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं बात। अगर उसी दही पेरेंट्स की लेके आ रहा, फादर की लेकर तो ठीक है फिर अपना, पर उसने जैसे एक बार कर दिया से, तो आप दोनों की ही देख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दोबारा से फिर एक चीज़ और आ गई, हाँ ये स्पेशल उसमें था ना, ओबीसी के लिए पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप एक ही परिवार के 2 पुत्रों को ही मिल सकती है। एक ही परिवार से अगर ज़्यादा हों तो 2 से ज़्यादा पुत्र हैं तो आईएनओ परिवार के मुखिया या पिता से एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट अवश्य लें
कि हमारे परिवार से केवल 2 लड़के ही स्कॉलरशिप ले रहे हैं। लड़कियों के मामले में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ किसी ने ज्वाइन नहीं किया इस चीज़ को। हमारी जो लाइव थी बड़े कम लोग हैं, तो बाद में देख लें खैर। और ड्रॉप आउट्स के लिए स्कॉलरशिप फिर से कहूँगा नहीं है, कोई भी ड्रॉप आउट्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। और इसको अगर ड्रॉप आउट्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं है का मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर वो स्कॉलरशिप मांग रहा है, अभी स्कॉलरशिप दो इस बच्चे की, इंस्टीट्यूट मांग रहा है या बच्चा मांग रहा है, तो उस केस में स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिलेगी। ये एक ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद हम बात करें, ये हमारा, चलो दोबारा से ओपन कर लेंगे इसको। तो ये हो गया जी। इसके बाद हम बात करें जी, क्या है, ये सारा हो चुका था। ड्रॉप आउट्स के स्कॉलरशिप नहीं दिए एडमिशन लेने के बाद, और के बाद बच्चा कोर्स छोड़ देता है, तो उस अवस्था में स्कॉलरशिप रोकी जा सकती है। ये कुछ इसमें चीज़ें थी हमने जो डिस्कस की हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करें या अभी और चलाएं, ये देखते हैं हम। ये डन हो गया, इसको डन कर देते हैं। और ये स्कॉलरशिप हमारी, ये वीडियो अवेलेबल थी हमारी BS टेक्निकल एजुकेटर चैनल पर। तो चलिएगा जिसको बंद करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है ये भी वीडियो। तो ये है, इसी के लिए थी भाई, ये सरकारी जो उद्देश्य था कि स्कॉलरशिप का प्रचार प्रसार हो सभी जगह। तो आप लोग अपने लेवल पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ जितना शेयर करेंगे, जितना इसको आगे आप प्रचारित करेंगे स्कॉलरशिप को, उतने ज़्यादा बच्चे भर पाएंगे इसको। और अगर नहीं भर पा रहे हैं तो उनको गाइड करिए कैसे भरनी है। और बाकी तो कुछ अगर किसी को कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नाउ स्टॉप स्ट्रीमिंग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नाउ स्टॉप स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं जी। और ये जो इसमें आया होगा वीडियो में, इसको बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी हैं।